तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेट वॉल नाम की इस मूवी के बारे में, इसके दूसरे पार्ट के बारे में, द एक तरह से ग्रेट वॉल 2। जी हाँ दोस्तों, ये अपकमिंग मूवी है और इसका पहला पार्ट हमें देखने को मिल चुका है एक तरह से 2016 में, और इसके दूसरे पार्ट का हमें इंतज़ार था। तो आज इसी पर बात होगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। द ग्रेट वॉल 2016 की एक मॉन्स्टर फिल्म है जिसका निर्देशन झांग यिमो ने किया है, जिसकी पटकथा कार्लो बर्नार्ड, डग मिरो और टोनी गिलरॉय ने लिखी है, जो मैक्स ब्रूक्स, एडवर्ड ज्विक और मार्शल हर्स्कोविच की कहानी पर आधारित है। मैट डेमन, जिंग तियान, पेड्रो पास्कल, विलेम डेफो और एंडी लाउ अभिनीत एक अमेरिकी और चीनी सहनिर्माण कथानक दो यूरोपीय भारे के योद्धाओं, डेमन और पास्कल, पर केंद्रित है,
जिन्हें बारूद की तलाश में पहुंचने के बाद शाही चीनी सेना ने चीन की महान दीवार के भीतर कैद कर लिया था। अंततः वे एक विदेशी खतरे से निपटने में मदद करने के लिए चीनियों के साथ सेना में शामिल हो गए। द ग्रेट वॉल झांग की पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म है। 5. फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2015 को किंगदाओ, चीन में शुरू हुई और इसका प्रीमियर 6 दिसंबर 2016 को बीजिंग में हुआ। इसे चीन में चाइना फिल्म ग्रुप द्वारा 16 दिसंबर 2016 को, यूनाइटेड स्टेट्स में 17 फरवरी 2017 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा और जापान में 14 अप्रैल 2017 को तोहोतोवा द्वारा रिलीज किया गया। फिल्म, जिसे आलोचकों से मिश्रित से नकारात्मक समीक्षा मिली, 6 ने दुनिया भर में $334.9 मिलियन की कमाई की और $75 मिलियन तक के नुकसान के कारण इसे बॉक्स ऑफिस बम माना गया। कथानक: रेनजोंग सम्राट के शासनकाल के दौरान यूरोपीय भारे के सैनिकों का एक समूह बारूद की तलाश में चीन की यात्रा करता है। महान दीवार के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर उन पर एक राक्षस द्वारा हमला किया जाता है। केवल आयरिशमैन विलियम गारिन और स्पेनियार्ड पेरो तोवर बचते हैं। वे राक्षस की बाह काट देते हैं और उसे अपने साथ ले आते हैं। दीवार पर पहुंचने पर उन्हें जनरल शाओ और रणनीतिकार वांग के नेतृत्व में नेमलेस ऑर्डर द्वारा कैदी बना लिया जाता है। नेमलेस ऑर्डर ताओ टाई से लड़ने के लिए मौजूद है, विदेशी राक्षस जो उल्कापिंड से आए थे और हर 60 साल में एक बार हमला करते हैं। 7. ऑर्डर के कमांडर राक्षसों के पहले हमले से हैरान है, जो एक सप्ताह पहले ही आ गया है। कुछ ही समय बाद ताओ टाई की एक भील दीवार पर हमला करती है। युद्ध के दौरान गारिन और टोवर को बेलार्ड द्वारा मुक्त कर दिया जाता है, जो एक अंग्रेज है जो 25 साल पहले पूर्व में आया था और उसे जाने से रोका गया था। गारिन और टोवर ने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, पेंग योंग नामक युवा योद्धा की जान बचाई और 2 राक्षसों को मार डाला, जिससे उन्हें ऑर्डर का सम्मान मिला। राक्षसों की रानी द्वारा हमले को रोकने से पहले दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तीनों यूरोपीय गुप्त रूप से बारूद चुराने और अगले राक्षस हमले के दौरान भागने की योजना बनाते हैं। उस रात 2 ताओ टाई दीवार के शीर्ष पर पहुंचते हैं। जनरल शाओ मारा जाता है और वह कमांडर लिन को नामहीन आदेश का प्रभारी बना देता है। राजधानी से एक दूत एक प्राचीन स्क्रॉल के साथ आता है जो बताता है कि राक्षसों को चुंबक द्वारा शांत किया जाता है। वांग का मानना है कि गारिन के पास मौजूद चुंबकीय पत्थर ने उसे ताओ टाई को मारने में सक्षम बनाया। परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए गारिन ने सुझाव दिया कि वे एक ताओ टाई को जीवित पकड़ ले और मदद करने के लिए सहमत हो जाते हैं। इससे भागने की योजना में देरी होती है, जिससे टोवर नाराज हो जाता है, जो फिर भी गारिन की सहायता करने के लिए सहमत हो जाता है। ताओ टाई के साथ एक नई लड़ाई में पश्चिमी लोग एक राक्षस को पकड़ते हैं और सिद्धांत को साबित करते हैं। हालांकि शाही दूत उस प्राणी पर दावा करता है और उसे सम्राट के सामने पेश करने के लिए राजधानी ले जाता है। यह पता चलता है कि पिछले हमले ध्यान भटकाने के लिए किए गए थे ताकि ताओ टाई दीवार के आधार पर एक सुरंग खोद सके। जब लिन जांच करता है, तोवर और बेलार्ड काला पाउडर चुराकर भाग जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले गारिन को बेहोश कर देते हैं। गारिन को उसके स्पष्ट विश्वासघात के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। कुछ दूरी पर बेलार्ड द्वारा तोवर को छोड़ दिया जाता है, जिसे डाकुओं द्वारा पकड़े जाने पर मार दिया जाता है, जो गलती से पाउडर को जला देते हैं। राजधानी में दूत बंदी ताओ टाई को सम्राट के सामने पेश करता है। प्राणी जागता है और अपनी रानी को अपनी स्थिति बताता है, जो ताओ टाई को हमला करने का संकेत देती है। लिन राजधानी को चेतावनी देने के लिए गर्म हवा के गुब्बारों का उपयोग करने का आदेश देता है और गारिन को मुक्त कर देता है। वांग उसे बाहरी दुनिया को चेतावनी देने के लिए कहता है, लेकिन गारिन पेंग और वांग के साथ आखिरी गुब्बारे पर चढ़ जाता है। वे लिन को निगल जाने से बचाने के लिए ठीक समय पर पहुंचते हैं। वांग ने पकड़े गए ताओ टाई को विस्फोटक बांधकर
और उसे रानी को सौंपने के लिए मांस देकर रानी को मारने की योजना का प्रस्ताव रखा। रास्ते में ताओ टाई के एक गिरोह ने बैंड पर हमला किया और पेंग ने दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। बंदी ताओ टाई को रिहा करने के बाद लिन और गारिन एक टावर पर चढ़ते हैं ताकि गारिन विस्फोटकों को एक विस्फोटक तीर से उड़ा सके। गारिन के 2 तीर ताओ टाई रानी के अंगरक्षकों द्वारा विक्षेपित कर दिए जाते हैं और वांग लिन और गारिन को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के लिए समय खरीदने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। आखिरी सांस में गारिन चुंबक को भीड़ में फेंक देता है, जिससे लिन के भाले के लिए ढाल में एक अंतर बन जाता है। रानी मारी जाती है और बाकी भीड़ मर जाती है। गारिन को घर लौटने की अनुमति दी जाती है और वह काले पाउडर के इनाम के बजाय तोवर को अपने साथ ले जाने का चुनाव करता है, जिससे तोवर बहुत नाराज होता है। गालना विलियम गारिन के रूप में मैट डेमन, वेलियन जियालिन एक आयरिश भारे का सैनिक, क्रेन ट्रूप के नेता कमांडर लिन मेई के रूप में जिंग तियान, पेड्रो पास्कल पेरो तोवर के रूप में पेइलुओ टुविर एक स्पेनिश भारे का सैनिक, विलेम डेफो सर बेलार्ड बालाडे एक अंग्रेज साहसी व्यक्ति जो चीन में शिक्षक बन गया, एंडी लाउ रणनीतिकार वांग जुनशी नामलेस ऑर्डर के रणनीतिकार और युद्ध सलाहकार, झांग हान्यू जनरल शाओ डियानशुआई भालू सेना के नेता और नामलेस ऑर्डर के जनरल, लू हान पेंग यंग भालू सेना का एक सैनिक, एडी पेंग कमांडर वू जियांगजुन के रूप में टाइगर ट्रूप के प्रमुख, ईगल ट्रूप के प्रमुख कमांडर चेन जियांगजुन के रूप में केनी लेन, कैरी वांग सम्राट के रूप में, शेन के रूप में झेंग काई, शॉन कमांडर डेंग जियांगजुन के रूप में हुआंग जुआन डियर ट्रूप के प्रमुख, चेन इंपीरियल गार्ड के कमांडर के रूप में, नुमान आकार नाजिद। उत्पादन फिल्माने कंपनी और मैं लंबे समय से ग्रेट वॉल की तैयारी कर रहे हैं। यह एक एक्शन ब्लॉकबस्टर है। मैंने ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट इसलिए लिया क्योंकि पिछले 10 या 20 सालों में इसके लिए अनुरोध आए हैं। अब प्रोडक्शन काफी बड़ा और वाकई आकर्षक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें चीनी तत्व भी है। झांग यिमो निर्देशक 8 मुख्य फोटोग्राफी 30 मार्च 2015 को किंगदाओ में लोकेशन पर शुरू हुई। 9 फिल्मांकन 23 जुलाई 2015 को समाप्त हुआ। 2015 तक यह चीन में पूरी तरह से शूट की गई अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी। 12 निर्माण के दौरान 3 दीवारें बनाई गईं क्योंकि वे वास्तविक महान दीवार पर शूटिंग नहीं कर सकते थे। 13 फिल्म निर्माण के दौरान निर्देशक ने कहा कि उनके लिए सबसे प्रभावशाली हिस्सा संचार को संभालने के लिए इतने सारे अनुवादकों की उपस्थिति थी, क्योंकि उन्होंने फिल्मांकन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दल को इकट्ठा किया था। 100 से अधिक ऑनसेट अनुवादकों ने विभिन्न कलाकारों और चालक दल के सदस्यों के साथ काम किया। 14 संगीत मुख्य लेख द ग्रेट वॉल साउंड ट्रैक फिल्म का स्कोर रामिन दजावदी द्वारा रचित है। 15 नेमलेस ऑर्डर नामक पहला ट्रैक 14 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था। 16 मुक्त करना द ग्रेट वॉल चीन में 16 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई थी। इसे 17 फरवरी 2017 को यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। 17 फिलीपींस में यह फिल्म 25 जनवरी 2017 को कोलंबिया पिक्चर्स फिलीपींस के माध्यम से यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई थी। 18 विपणन द ग्रेट वॉल ने जुलाई 2016 में अपना पहला ट्रेलर जारी किया। ट्रेलर में कोहरे में ग्रेट वॉल के दृश्य, युद्ध के लिए तैयार युद्ध के मैदान में हजारों सैनिक और एक रहस्यमय राक्षस के साथ साथ मैट डेमन और एंडी लाउ सहित कलाकारों की रोस्टर दृश्य दिखाए गए हैं। 15 नवंबर 2016 को द ग्रेट वॉल को बढ़ावा देने के लिए वांग लीहोम
और 10 वेई का एक गाना रिलीज किया गया। ब्रिज ऑफ फेट की रचना और निर्माण वांग लीहोम ने किया था, जिसके बोल गायक गीतकार जे चो के लंबे समय से सहयोगी रहे विंसेंट फेंग ने लिखे थे। महिला रॉकर 10 वेई ने वांग के साथ युगल गीत गाया, लेकिन दो अलग-अलग गायन शैलियों के साथ। वांग ने पॉप गाया, जबकि 10 ने पारंपरिक किंकियांग, शांक्सी प्रांत से एक लोक चीनी ओपेरा शैली का प्रदर्शन किया। 20 चीनी पॉप दीवा जेन झांग ने 22 नवंबर 2016 को द ग्रेट वॉल के लिए एक और नया अंग्रेजी गाना, बैटलफील्ड और उसका प्रमोशनल म्यूजिक वीडियो रिलीज किया। इस गाने को किंग लोगन और मरून 5 के कीबोर्डिस्ट पीजे मॉर्टन ने कंपोज किया था और जोशिया, जोजो, मार्टिन और जेन झांग ने लिखा था। इसे टिम्बालैंड ने प्रोड्यूस किया था। 21 यूनिवर्सल पिक्चर्स और लीजेंडरी एंटरटेनमेंट ने 17 नवंबर 2016 को फिल्म के 8 कैरेक्टर पोस्टर जारी किए। कुल मिलाकर लीजेंडरी ने दुनिया भर में प्रचार और विज्ञापन पर 110 से 120 मिलियन डॉलर खर्च किए। 22 लीजेंडरी पिक्चर्स ने चीनी प्रतिभाओं और निवेशकों के साथ काम करने का एक रणनीतिक फैसला किया और चीनी दर्शकों की बेहतर सेवा करने के लिए अपनी उत्पादन योजना में बदलाव किया। लीजेंडरी, चाइना फिल्म ग्रुप और यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वित्त पोषित द ग्रेट वॉल चीनी और अमेरिकी प्रतिभाओं के बीच एक संयुक्त उत्पादन का एक प्रयास था। 23 फिल्म का निर्देशन एक बड़े चीनी निर्देशक झांग यिमो ने किया था और चीनी दर्शकों को आकर्षित करने के प्रयास में हॉलीवुड सितारे मैट डेमन और विलेम डेफो ने चीनी फिल्म सितारों के साथ अभिनय किया था। हालांकि फिल्म को चीन में बॉक्स ऑफिस पर असफल माना गया था, लेकिन इरादा स्पष्ट और सम्मोहक था। 24 पिक्सर जैसे अन्य फिल्म स्टूडियो वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ये छोटे समायोजन कर रहे हैं। 25 यह फिल्म 9 मई 2017 को डिजिटल डाउनलोड के लिए और 23 मई 2017 को डीवीडी, ब्लूरे पर रिलीज की गई। 26 स्वागत बॉक्स ऑफिस द ग्रेट वॉल ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 45.5 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 289.4 मिलियन डॉलर की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 334.9 मिलियन डॉलर की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट 150 मिलियन डॉलर था। 3 चीन में द ग्रेट वॉल 16 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई और पहले दिन 24.3 मिलियन डॉलर और अपने शुरुआती सप्ताहांत में 67.4 मिलियन डॉलर कमाए। दूसरे सप्ताहांत में इसने 26.1 मिलियन डॉलर की कमाई की। 27 फिल्म ने चीनी बॉक्स ऑफिस पर 170.9 मिलियन डॉलर की कमाई की। 28 जिसे निराशाजनक माना जाता है। 29 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फिल्म ए क्योर फॉर वेलनेस और फिस्ट फाइट के साथ खुली और इसके शुरुआती सप्ताहांत में लगभग 3,200 सिनेमाघरों से 17-19 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 30 फिल्म ने गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से 2,470 सिनेमाघरों में $9,70,000 और अपने पहले दिन 5.9 मिलियन डॉलर कमाए। 31 यह 18.1 मिलियन डॉलर से खुली, बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही, द लेगो बैटमैन मूवी और 50 शेड्स डार्कर से पीछे 6 और अंततः 45.2 मिलियन डॉलर की कमाई की। 3 यह फिल्म टर्मिनेटर जेनेसिस, वॉरक्राफ्ट और साथ ही 2017 रिलीज XXX रिटर्न ऑफ जेंडर केज में शामिल हो गई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 मिलियन डॉलर कमाए बिना चीन में 100 मिलियन डॉलर कमाने वाली एकमात्र हॉलीवुड फिल्म थी। 32 मार्च 2017 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने लिखा था कि फिल्म के नाटकीय रूप से कमजोर प्रदर्शन के कारण लगभग 75 मिलियन डॉलर का नुकसान होने की संभावना थी, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा सहित अधिकांश प्रमुख बाजारों में इसका प्रदर्शन निराशाजनक था। सभी 4 स्टूडियो द्वारा उठाए गए नुकसान अलग अलग थे। यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ, जिसने फिल्म के $150 मिलियन के उत्पादन बजट का लगभग 25% वित्त पोषित किया, लगभग $10 मिलियन का नुकसान हुआ। बाकी निवेशकों, लीजेंडरी एंटरटेनमेंट,
चाइना फिल्म ग्रुप और ले विजन पिक्चर्स को बराबर का नुकसान हुआ। यूनिवर्सल ने फिल्म के लगभग सभी वैश्विक विपणन खर्चों को भी कवर किया जो $80 मिलियन से अधिक था, इसलिए स्टूडियो को और भी भारी नुकसान हुआ। होम एंटरटेनमेंट की बिक्री और टीवी अधिकारों से सहायक राजस्व कुछ नुकसानों की भरपाई कर सकता है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। डेडलाइन ने बताया कि द ग्रेट वॉल को आलोचकों से खराब समीक्षा मिली। 6 रॉटन टोमाटोज पर एक समीक्षा एग्रीगेटर फिल्म को 238 समीक्षाओं के आधार पर 35% की स्वीकृति रेटिंग मिली है और औसत रेटिंग 4.90 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, मैट डेमन और विलेम डेफो द्वारा प्राचीन राक्षसों से लड़ने वाली यिमो झांग की फिल्म के लिए द ग्रेट वॉल न तो उतनी रोमांचक है और न ही उतनी मनोरंजक रूप से पागलपन भरी है जितनी कोई उम्मीद कर सकता है। 34 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 40 आलोचकों के आधार पर 100 में से 42 का स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 35 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B का औसत ग्रेड दिया। 6 AV क्लब के लिए लिखते हुए इग्नाटिय विश्नवेत्स्की ने फिल्म को A से F स्केल पर B दिया। उन्होंने कहा, फिल्म के चरमोत्कर्ष के लिए कोई तार्किक कारण नहीं है कि यह रंगीन कांच के टॉवर में हो, जो लिन मै और विलियम को साइकेडेलिक सस्पिरिया प्रकाश में चित्रित करता है, लेकिन यह 3D में बहुत खूबसूरत दिखता है। 36 रोजरेबर्ट.com के योगदानकर्ता साइमन अब्राम्स ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए। संक्षेप में, द ग्रेट वॉल आपके द्वारा देखी गई किसी भी अमेरिकी ब्लॉकबस्टर से अलग है, एक रूढ़िवादी फिल्म जिसमें एक्शन सेट के टुकड़े वास्तव में आविष्कारशील और रोमांचकारी है, जो सार्थक है। इसे जितना हो सके उतनी बड़ी स्क्रीन पर देखें। 37 हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए लिखते हुए क्लेरेंस त्सुई ने फिल्म की नकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा, द ग्रेट वॉल आसानी से अपने निर्देशक और स्टार दोनों के संबंधित करियर की सबसे कम दिलचस्प और शामिल ब्लॉकबस्टर है। 38 2021 में मैट डेमन ने कहा कि उनकी बेटी ने फिल्म के लिए उनका मजाक उड़ाया था। उसने इसे द वॉल कहने का मुद्दा उठाया और जब डेमन ने उसे द ग्रेट वॉल कहकर सही किया तो उसने टिप्पणी की कि इसमें कुछ भी महान नहीं था। 39-40 विवादों। पूर्वी एशियाई परिवेश में श्वेत नायक। क्योंकि मैट डेमन द्वारा निभाए गए एक मुख्य किरदार सहित कुछ किरदार मध्ययुगीन चीन में सेट की गई फिल्म में श्वेत है, इसलिए फिल्म पर रिलीज से पहले सफेदी करने और श्वेत उद्धारकर्ता की कहानी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। 41-42-43 द वॉशिंगटन पोस्ट की मुख्य फिल्म समीक्षक एन हॉर्नरे ने लिखा कि फिल्म में डेमन द्वारा श्वेत उद्धारकर्ता की भूमिका निभाने के बारे में शुरुआती चिंताएं निराधार निकली। उनका किरदार एक भारे का सैनिक वीर है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से उनके चीनी सहयोगियों के श्रेष्ठ सिद्धांतों और साहस के लिए एक बाधा भी है। 44 जोनाथन किम हफिंगटन पोस्ट के लिए एक समीक्षा में लिखते हैं कि द ग्रेट वॉल को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि द ग्रेट वॉल द्वारा चीनियों का अपमान करने और श्वेत श्रेष्ठता को बढ़ावा देने के आरोप पर मैं कहता हूं, दोषी नहीं हूं। यह सवाल कि क्या द ग्रेट वॉल एक श्वेत रक्षक फिल्म है, थोड़ा पेचीदा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि दोषी नहीं हूं। व्हाइट वॉशिंग के आरोप पर मैं कहता हूं, दोषी नहीं हूं। 45 डेडलाइन हॉलीवुड ने उल्लेख किया कि पोस्टर ट्रैक द्वारा दर्शकों के सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि एशियाई लोग फिल्म देखने के लिए निकल रहे थे और 26%, 43% पर कोकेशियान से पीछे के साथ इसका दूसरा सबसे बड़ा जनसांख्यिकीय समूह बना। 46 निर्देशक झांग ने कहा कि डेमन ऐसी भूमिका नहीं निभा रहे हैं जो किसी चीनी अभिनेता के लिए बनाई गई हो। उन्होंने आलोचकों की आलोचना की कि वे तथ्यों से लैस नहीं है और कहा कि कई मायनों में द ग्रेट वॉल जो सुझाया जा रहा है उसके विपरीत है। पहली बार चीनी संस्कृति में गहराई से निहित एक फिल्म, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी चीनी कास्ट शामिल है, दुनिया भर के दर्शकों के लिए टेंटपोल पैमाने पर बनाई जा रही है। मेरा मानना है कि यह एक प्रवृत्ति है
जिसे हमारे उद्योग द्वारा अपनाया जाना चाहिए। 47 चीनी आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म के सबसे बड़े निवेशक वांडा ग्रुप, लीजेंडरी पिक्चर्स के सहमालिक, के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अच्छे संबंध है। जुलाई 2017 तक फिल्म समीक्षा वेबसाइट डॉबन के उपयोगकर्ताओं ने द ग्रेट वॉल को 10 में से 4.9 रेटिंग दी थी। एक अन्य फिल्म समीक्षा एग्रीगेटर माओयान पर पेशेवर स्कोर 10 में से 4.9 है। 48 49 28 दिसंबर 2016 को कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक मीडिया आउटलेट पीपुल्स डेली ने अपनी वेबसाइट पर एक लेख प्रकाशित किया जिसमें डॉबन और माओयान की उनकी खराब समीक्षाओं से चीनी फिल्म उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए कड़ी आलोचना की गई थी। 50 उसी दिन माओयान ने द ग्रेट वॉल के लिए 4.9 का अपना पेशेवर स्कोर हटा लिया, लेकिन 10 में से 8.4 का उच्च दर्शक स्कोर बरकरार रखा। 48 हालांकि उसी पीपल्स डेली से शाम को बाद में एक और लेख प्रकाशित हुआ और इसने टिप्पणी की कि चीनी फिल्म उद्योग को स्वीकार करना चाहिए कि लोगों को एक सितारा समीक्षा छोड़ने का भी अधिकार है। 51 दूसरे लेख के प्रकाशित होने के बाद कई लोगों ने पीपल्स डेली पर सवाल उठाए क्योंकि उन्होंने उसी दिन 2 टिप्पणियां प्रकाशित की थीं जो बिल्कुल विपरीत थीं। संपादकीय बोर्ड ने जवाब दिया कि बाद में प्रकाशित दूसरा लेख इस मामले पर अखबार की राय थी। पीपल्स डेली के विदेशी संस्करण ने अगले दिन इसे फिर से दोहराया। सरलीकृत चीनी, परंपरागत चीनी, हान्यू पिनियन चांगचेंग, निर्देशक झांग यिमो, पटकथा कार्लो बर्नार्ड, डॉग मिरो, टोनी गिलरॉय, कहानी मैक्स ब्रूक्स, एडवर्ड ज्विक, मार्शल हर्सकोविच, द्वारा उत्पादित, थॉमस टुल, चार्ल्स रोवेन, जॉन जशनी, पीटर लोहर, अभिनीत मैट डेमन, जिंग तियान, पेड्रो पास्कल, विलेम डेफो, एंडी लाउ, छायांकन स्टुअर्ट ड्राइबर्ग, झाओ जियाओडिंग, द्वारा संपादित, मैरी जो मार्के, क्रेग वुड, संगीत रामिन जावादी, उत्पादन कंपनियां पौराणिक चित्र, पौराणिक पूर्व, एटलस एंटरटेनमेंट, चीन फिल्म समूह, ले विजन पिक्चर्स, डेंटसू इंक, एक फूजी टेलीविजन नेटवर्क इंक, एक द्वारा वितरित, चाइना फिल्म ग्रुप, चीन, 2 यूनिवर्सल पिक्चर्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, तोहोतोवा, जापान, यूनाइटेड इंटरनेशनल पिक्चर्स, फिलीपींस। रिलीज की तारीखें 6 दिसंबर 2016 बीजिंग, 16 दिसंबर 2016 चीन, 25 जनवरी 2017 फिलीपींस, 17 फरवरी 2017 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 103 मिनट 3 देशों, चीन 1, संयुक्त राज्य अमेरिका 1, जापान 1, बोली अंग्रेजी, अकर्मण्य, बजट $150 मिलियन, 4, बॉक्स ऑफिस $334.9 मिलियन। झांग यिमो, सरलीकृत चीनी, परंपरागत चीनी, पिनियन, झांग यिमो, जन्म 14 नवंबर 1950, 1, 2, 3, 4, एक चीनी फिल्म निर्माता है। 5, 6, 7 चीन की 5वीं पीढ़ी के निर्देशकों में अग्रणी। उन्होंने 1988 में रेड सोरघम के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की, जिसने बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर जीता। 8 झांग ने कई पुरस्कार और मान्यताएं जीती है। 1990 में जूडू के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 3 अकादमी पुरस्कार नामांकन, 1991 में रेज द रेड लालटेन और 2003 में हीरो, 1 सिल्वर लायन, 2 गोल्डन लायन पुरस्कार और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ग्लोरी टू द फिल्म मेकर अवार्ड, कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी पुरस्कार, इकुमेनिकल जूरी का पुरस्कार और तकनीकी ग्रैंड पुरस्कार, बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर, सिल्वर बियर ग्रैंड जूरी पुरस्कार और इकुमेनिकल जूरी का पुरस्कार। 1993 में
वह 43वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी के सदस्य थे। झांग के आवर्ती विषयों में से एक कठिनाई और प्रतिकूलता का सामना करने में चीनी लोगों का लचीलापन है। एक ऐसा विषय जिसे टू लिव 1994 और नॉट वन लेस 1999 जैसी फिल्मों में खोजा गया है। उनकी फिल्में विशेष रूप से रंग के समृद्ध उपयोग के लिए जानी जाती है, जैसा कि उनकी कुछ शुरुआती फिल्मों जैसे कि रेज द रेड लालटेन और हीरो और हाउस ऑफ फ्लाइंग डैगर्स जैसी उनकी वूक्सिया फिल्मों में देखा जा सकता है। उनकी अब तक की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म 2016 की मॉन्स्टर फिल्म द ग्रेट वॉल है, जो इंपीरियल चीन में सेट है और जिसमें मैट डेमन ने अभिनय किया है। 2010 में झांग को येल से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 11 और 2018 में उन्हें बोस्टन विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 12 प्रारंभिक जीवन। झांग का जन्म 14 नवंबर 1950 को शानक्सी प्रांत की राजधानी शियान में हुआ था। झांग के पिता झांग बिंगजुन एक त्वचा विशेषज्ञ चीनी गृहयुद्ध के दौरान चियांग काई शेक के अधीन राष्ट्रीय क्रांतिकारी सेना में एक अधिकारी थे। एक चाचा और एक बड़े भाई 1949 की हार के बाद राष्ट्रवादी ताकतों के साथ ताइवान चले गए थे। झांग की मां झांग शियाओयू शियान जियोटोंग विश्वविद्यालय से संबद्ध दूसरे अस्पताल में एक डॉक्टर थीं, जिन्होंने शियान मेडिकल विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। उनके दो छोटे भाई हैं, झांग वेईमो और झांग किमो। 14 राष्ट्रवादी आंदोलन से अपने परिवार के संबंधों के परिणामस्वरूप झांग को अपने शुरुआती जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 15 16 1960 और 1970 के दशक की सांस्कृतिक क्रांति के दौरान झांग ने अपनी स्कूली पढ़ाई छोड़ दी और काम पर चले गए। पहले 3 साल तक खेत मजदूर के रूप में और बाद में 7 साल तक जियान्यांग शहर में एक सूती कपड़ा मिल में काम किया। 16 17 इस दौरान उन्होंने पेंटिंग और शौकिया तौर पर स्टिल फोटोग्राफी की। अपना पहला कैमरा खरीदने के लिए उन्होंने अपना खून बेचा। 18 1978 में वे बीजिंग फिल्म अकादमी गए और सिनेमेटोग्राफी में महारत हासिल की। उनके पास बोस्टन विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट की उपाधि है। 19 और येल विश्वविद्यालय से भी। 20 आजीविका पतली परत। शुरुआत। जब गाओकाओ को बहाल किया गया और बीजिंग फिल्म अकादमी ने 1978 में नए छात्रों के लिए अपने दरवाजे फिर से खोले, तब 28 साल का झांग सिनेमेटोग्राफी विभाग की प्रवेश आयु सीमा 22 वर्ष से अधिक का था और उसके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता का अभाव था। 21 बीजिंग में रिश्तेदारों की मदद से झांग ने संकाय सदस्यों के साथ साथ प्रमुख कलाकारों जैसे बाई जुएशी, हुआंग योंग्यू और हुआ जुनवू, जो उस समय संस्कृति मंत्रालय के महासचिव थे, से अपील की। हुआ ने संस्कृति मंत्री हुआंग जेन को झांग का फोटोग्राफी पोर्टफोलियो भेंट किया, जो झांग की प्रतिभा से प्रभावित होकर अकादमी को उन्हें 2 साल के ऑडिटिंग छात्र के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया। 2 साल बाद झांग एक आधिकारिक छात्र बनने में कामयाब रहा और उसने पूरे 4 साल का कार्यक्रम पूरा किया। 22 उन्होंने 1982 में बीएफए कक्षा के साथ स्नातक किया। यह वर्ग 5वीं पीढ़ी का मूल बन गया, जो सांस्कृतिक क्रांति के अंत के बाद चीन में कलात्मक पुनरुत्थान का हिस्सा थे। 3 16 23 झांग और उनके सहस्नातकों को विभिन्न राज्य संचालित स्टूडियो में नियुक्त किया गया था और झांग को गुआंगशी फिल्म स्टूडियो में छायाकार के रूप में काम करने के लिए भेजा गया था। हालांकि मूल रूप से निर्देशक के सहायक के रूप में काम करने का इरादा था, स्नातकों को जल्द ही पता चला कि सांस्कृतिक क्रांति के तुरंत बाद निर्देशकों की कमी थी और उन्हें अपनी फिल्में बनाना शुरू करने की अनुमति मिल गई। इसके चलते 1984 में झांग जुनझाओ की 1&8 का निर्माण हुआ, जिस पर झांग यिमो ने फोटोग्राफी के निदेशक के रूप में काम किया, और चेन कैगे की येलो अर्थ। ये दोनों फिल्में हांगकांग फिल्म फेस्टिवल में सफल रहीं और नई चीनी सिनेमा को दुनिया भर के दर्शकों के ध्यान में लाने में मदद की, जो सांस्कृतिक क्रांति की पुरानी प्रचारक फिल्मों से अलग होने का संकेत था। 3 23 येलो अर्थ को आज व्यापक रूप से 5वीं पीढ़ी के निर्देशकों की उद्घाटन फिल्म माना जाता है। 23 24 25 1985 में
अपने गृह नगर शियान वापस जाने के बाद झांग को निर्देशक वू तियानमिंग की आगामी फिल्म ओल्ड वेल के लिए छायाकार और मुख्य अभिनेता के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे बाद में 1987 में रिलीज किया गया। मुख्य भूमिका ने झांग को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 1980 के दशक 1988 में झांग की पहली निर्देशित फिल्म रेड सोरघम रिलीज हुई, जिसमें चीनी अभिनेत्री गोंग ली ने अपनी पहली प्रमुख भूमिका निभाई। रेड सोरघम को आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसने झांग को दुनिया के कला निर्देशकों की सूची में सबसे आगे ला दिया और 1988 में 38वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन बियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 कोरनेम कॉगर या द प्यूमा एक्शन राजनीतिक थ्रिलर शैली में एक छोटा सा प्रयोग 1989 में जारी किया गया था, जिसमें गोंग ली और प्रख्यात चीनी अभिनेता जी यू थे। हालांकि इसे घर पर कम सकारात्मक समीक्षा मिली और बाद में झांग ने खुद इस फिल्म को अपनी सबसे खराब फिल्म करार दिया। 27 उसी वर्ष झांग ने अपने अगले प्रोजेक्ट पीरियड ड्रामा जूडू पर काम शुरू किया। गोंग ली की मुख्य भूमिका में और ली बाओटियन की मुख्य भूमिका वाली जूडू को रेड सोरघम जितनी ही आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और यह चीन की पहली फिल्म बन गई जिसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 28 जूडू ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस तरह टकटकी के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, ताकछांक से लेकर नैतिक अपील तक। 1990 के दशक जूडू की सफलता के बाद झांग ने रेज द रेड लालटेन पर काम शुरू किया। सुटोंग के उपन्यास वाइव्स एंड कॉन्क्यूबिन्स पर आधारित इस फिल्म में 1920 के दशक के दौरान एक अमीर परिवार के परिसर में जीवन की वास्तविकताओं को दर्शाया गया था। गोंग ली को फिर से मुख्य भूमिका में दिखाया गया। निर्देशक के रूप में झांग के साथ उनका चौथा सहयोग। रेज द रेड लालटेन को लगभग सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली। शिकागो सनटाइम्स के फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने इसकी कामुक शारीरिक सुंदरता और रंगों के शानदार उपयोग पर ध्यान दिया। 30 गोंग ली के अभिनय की भी प्रशंसा की गई क्योंकि यह झांग की पिछली फिल्मों में उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं से बिल्कुल अलग था। रेज द रेड लालटेन को 1992 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नामित किया गया था। झांग का अगला निर्देशन कार्य द स्टोरी ऑफ क्यूजू 1992 में आया, जिसमें एक बार फिर गोंग ली ने मुख्य भूमिका निभाई। यह फिल्म, जो एक किसान महिला की कहानी बताती है जो अपने पति के लिए न्याय की मांग करती है, जिसे गांव के एक अधिकारी ने पीटा था, फिल्म समारोहों में हिट रही और 1992 के वेनिस फिल्म समारोह में गोल्डन लॉयन पुरस्कार जीता। 31 झांग यिमो निर्देशक। इसके बाद झांग ने यू हुआ के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित महाकाव्य फिल्म टू लिव का निर्देशन किया। टू लिव ने 20वीं सदी की चीनी राजनीति में 3 पीढ़ियों की उथल-पुथल के बीच अपने 2 मुख्य पात्रों द्वारा व्यक्त किए गए साधारण चीनी लोगों के लचीलेपन को उजागर किया। इसे चीन में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन 1994 के कान फिल्म समारोह में रिलीज किया गया और ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता। साथ ही गे यू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अर्जित किया। 32-33 टू लिव को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसे चीन के सिनेमाघरों में दिखाया गया। 34 1995 में शंघाई ट्रायड आई, जिसमें झांग के निर्देशन में गोंग ली ने अपनी 7वीं फिल्म में काम किया। दोनों के बीच रोमांटिक और पेशेवर रिश्ता विकसित हो गया था, लेकिन शंघाई ट्रायड के निर्माण के दौरान यह रिश्ता खत्म हो गया। 35 झांग और गोंग ने 2006 की कर्स ऑफ द गोल्डन फ्लावर तक फिर से साथ काम नहीं किया। 1997 में कीप कूल रिलीज हुई, जो आधुनिक चीन में जीवन के बारे में एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म थी। कीप कूल ने दूसरी बार चिह्नित किया जब झांग ने द स्टोरी ऑफ क्यूजू के बाद आधुनिक युग में एक फिल्म सेट की थी। द स्टोरी ऑफ क्यूजू की तरह झांग 1999 में नॉट वन लेस के लिए गैरपेशेवर अभिनेताओं और लोकेशन शूटिंग को नियुक्त करने की नवयथार्थवादी आदत में लौट आए। 36 37 38
जिसने उन्हें वेनिस में अपना दूसरा गोल्डन लायन पुरस्कार जीता। 39 नॉट वन लेस के तुरंत बाद शूट की गई। झांग की 1999 की फिल्म द रोड होम में युवा अभिनेत्री झांग जियाई के रूप में एक नई प्रमुख महिला थी, जो उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म 2000 वर्तमान 2005 में हवाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में झांग की एक अपेक्षाकृत अज्ञात फिल्म हैप्पी टाइम्स मो यान कीलघु कहानी शिफू यू विल डू एनीथिंग फॉर ए लाफ पर आधारित थी। लोकप्रिय चीनी अभिनेता झाओ बेनशान और अभिनेत्री डोंग जी अभिनीत 2002 में बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए एक आधिकारिक चयन था। 40 झांग का अगला प्रमुख प्रोजेक्ट महत्वाकांक्षी वुक्सिया ड्रामा हीरो था, जो 2002 में चीन में रिलीज हुआ। जेट ली, मैगी चेउंग, टोनी लेउंग च्यूवाई, झांग जियाई और डॉनी येन सहित एशियाई सितारों की एक प्रभावशाली लाइनअप के साथ हीरो नेकिन राज्य के राजा यिंग झेंग बाद में चीन के पहले सम्राट बने और उनके संभावित हत्यारों के बारे में एक काल्पनिक कहानी बताईं। यह फिल्म अमेरिकी वितरक मिरामैक्स फिल्म्स द्वारा चीनी रिलीज के 2 साल बाद 2004 में उत्तरी अमेरिका में रिलीज की गई और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय हिट बन गई। हीरो अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर शुरुआत करने वाली कुछ विदेशी भाषा की फिल्मों में से एक थी। 41 और 2003 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म के लिए नामांकित हुई थी। झांग ने हीरो की अपार सफलता के बाद 2004 में एक और मार्शल आर्ट महाकाव्य हाउस ऑफ फ्लाइंग डैगर्स बनाया। 42 तांग राजवंश में सेठ, इसमें झांग जियाई, एंडी लाउ और ताकेशी कनेशिरो ने खतरनाक प्रेम त्रिकोण में फंसे पात्रों की भूमिका निभाई। हाउस ऑफ फ्लाइंग डैगर्स को आलोचकों से प्रशंसा मिली, जिन्होंने रंगों के उपयोग पर ध्यान दिया जो झांग के कुछ पुराने कामों की याद दिलाता है। 43 2005 में चीन में रिलीज हुई राइडिंग अलोन फॉर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स झांग की मध्यकालीन फिल्मों की विशेषता वाले कम महत्वपूर्ण नाटक की वापसी थी। इस फिल्म में जापानी अभिनेता केन ताकाकुरा ने एक पिता की भूमिका निभाई है, जो अपने अलग-थलग परे बेटे के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है और अंतः परिस्थिति के कारण उसे चीन की यात्रा पर निकलना पड़ता है। झांग 30 से अधिक वर्षों से ताकाकुरा के प्रशंसक रहे हैं। 44 2006 में आइकर्स ऑफ द गोल्डन फ्लावर में उन्हें मुख्य अभिनेत्री गोंग ली के साथ फिर से देखा गया। ताइवान के गायक जे चौ और हांगकांग के स्टार चो यूनफैट ने भी काओ यू के नाटक पर आधारित इस ऐतिहासिक महाकाव्य में अभिनय किया। 45 झांग की हालिया फिल्में और 2008 ओलंपिक समारोहों में उनकी भागीदारी विवादों से अछूती नहीं रही है। कुछ आलोचकों का दावा है कि उनकी पिछली फिल्मों के विपरीत उनके हालिया कामों को चीनी सरकार से मंजूरी मिली है। हालांकि साक्षात्कारों में झांग ने कहा है कि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है और ओलंपिक समारोहों का निर्देशन करना उनके लिए सम्मान की बात है, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। 46 2008 में उन्होंने बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में हजारों कलाकारों की मौजूदगी में ओलंपिक वादे का एक मंत्रमुग्ध करने वाला अविस्मरणीय उत्सव बनाने के लिए पीबॉडी पुरस्कार जीता। 47 24 मई 2010 को झांग को येल विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्हें कैमरा और कोरियोग्राफी के साथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया। 48 झांग की 2011 की द फ्लावर्स ऑफ वॉर उनकी अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट चेन टिंग 1999 में 19 वर्षीय चेन टिंग की मुलाकात झांग से हुई जब उसने उनकी फिल्म हैप्पी टाइम्स के लिए ऑडिशन दिया। दोनों ने एक गुप्त संबंध शुरू किया और उनके पहले बेटे झांग यिनान का जन्म 2001 में हुआ। उसके बाद उनके दूसरे बेटे झांग यिडिंग का जन्म 2004 में और उनकी बेटी झांग यिजियाओ का जन्म 2006 में हुआ। इस जोड़े ने दिसंबर 2011 तक वूशी, जियांगसू में शादी नहीं की, जहां चेन रहती है, ताकि अपने बच्चों के लिए हुकू सुरक्षित कर सके। 71 11 मार्च 2012 को अभिनेत्री ही जून ने वीबो पर झांग के पुनर्विवाह
और उसके 3 बच्चों का खुलासा किया। बेहतर ही जून द फ्लावर्स ऑफ वॉर के कलाकारों के लिए एक बैकअप उम्मीदवार थीं, लेकिन दिसंबर 2010 में वीबो पर उत्पादन में उनकी भागीदारी का खुलासा करने के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि ही के रहस्योद्घाटन को न्यू पिक्चर्स के प्रमुख झांग वेपिंग और 2012 में उनके ब्रेकअप तक झांग यिमो के व्यापारिक साझेदार द्वारा नियंत्रित किया गया था, एक दावा जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। आगे ऑनलाइन आरोपों में दावा किया गया कि झांग ने 4 अलग-अलग महिलाओं के साथ 7 बच्चों का पिता बन गया था। इसके बाद अधिकारियों ने चीन की एक बच्चा नीति का उल्लंघन करने के लिए झांग की जांच की। 29 नवंबर 2013 को सार्वजनिक दबाव में झांग ने एक बयान में स्वीकार किया कि वह और उनकी पत्नी चेन टिंग के 2 बेटे और एक बेटी है। 74, 75, 76, 9 जनवरी 2014 को वूशी परिवार नियोजन ब्यूरो ने चीन की एक बच्चा नीति का उल्लंघन करने के लिए दंपति पर 487,854 RMB लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया। 2015 में झोउ शियाओफेंग की झांग की जीवनी डेस्टिनी द लोनली झांग यिमो ने दावा किया कि झांग वेपिंग ने झांग यिमो के पुनर्विवाह और बच्चों के बारे में पर्दाफाश किया था। 31 मई 2021 को जैसे ही चीन ने 3 बाल नीति लागू की, चेन ने वीबो पर 3 बाल नीति यहाँ है शीर्षक से एक पोस्टर पोस्ट किया जिसमें कैप्शन था, मिशन समय से पहले पूरा हुआ। झांग यिमो के स्टूडियो ने उनके वीबो को रीपोस्ट किया। स्टेज डायरेक्शन 1990 के दशक से झांग यिमो अपने फिल्मी करियर के समानांतर स्टेज प्रोडक्शन का निर्देशन कर रहे हैं। 1998 में उन्होंने प्यूकिनी के ओपेरा टुरंडोट के एक प्रशंसित संस्करण का निर्देशन किया, सबसे पहले फ्लोरेंस में और फिर बाद में बीजिंग के फॉरबिडन सिटी में टुरंडोट का निर्देशन किया, जिसमें जुबिन मेहता ने निर्देशन किया। बाद में फिल्म द टुरंडोट प्रोजेक्ट 2000 में इसका दस्तावेजीकरण किया गया। 53 उन्होंने बीजिंग के बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम में अक्टूबर 2009 में टुरंडोट के अपने संस्करण को दोहराया और 2010 में प्रोडक्शन के साथ यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने की योजना बनाई है। 2001 में झांग ने अपनी 1991 की फिल्म रेज द रेड लैंटर्न को मंच के लिए अनुकूलित किया। झांग ने इम्प्रेशन शीर्षक के तहत कई आउटडोर लोक संगीत का सहनिर्देशन किया है। इनमें इम्प्रेशन लियू संजी शामिल है, जो अगस्त 2003 में ली नदी, ग्वांगशी प्रांत में खोला गया था। 55 इम्प्रेशन लिजियांग जून 2006 में लिजियांग, यूनान प्रांत में जेड ड्रैगन स्नो माउंटेन के पैर में। इम्प्रेशन वेस्टलेक 2007 के अंत में हांगजो, झेजियांग प्रांत में वेस्टलेक में। इम्प्रेशन हैनान 2009 के अंत में हैनान द्वीप में सेट और इम्प्रेशन दाहोंगपाओ फुजियान प्रांत में माउंट वुई पर सेट है। सभी 5 प्रदर्शनों का सहनिर्देशन वांग चाओगे और फैन यू ने किया था। झांग ने टेन डुन के ओपेरा द फर्स्ट एम्परर के निर्माण का भी नेतृत्व किया, जिसका विश्व प्रीमियर 21 दिसंबर 2006 को मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में हुआ था। 56 2017 में उन्होंने 2047 अपोलॉग नामक एक अभिनव बैले का निर्देशन किया, जहां 12 मिनट के एकल समापन द वीविंग मशीन को रोज एलिस लार्किंग्स द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था और इसमें सैकड़ों एलईडी लैंप शामिल थे। रोज एलिस के 12 मिनट के एकल नृत्य के दौरान मंच पर एक बुजुर्ग चीनी बुनकर अपने करघे पर थी, जो पुराने शिल्प और उद्योगों को उजागर करती थी जो नई तकनीक की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। 2008 और 2022 बीजिंग ओलंपिक उद्घाटन और समापन समारोह। झांग को 2 ओलंपिक के समापन समारोहों के बीजिंग भाग का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। एथेंस, ग्रीस में 2004 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में 2018 शीतकालीन ओलंपिक। उन्होंने सहनिर्देशक और कोरियोग्राफर झांग जिगांग के साथ मिलकर चीन के बीजिंग में 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का निर्देशन किया। 57 उन्होंने 2022 शीतकालीन ओलंपिक और 2022 शीतकालीन पैरालिम्पिक के उद्घाटन और समापन समारोह का भी निर्देशन किया। 58
झांग 2008 में टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए उपविजेता रहे। स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने चीन पर डारफुर में संघर्ष में मदद करने के लिए दबाव डालने के लिए ओलंपिक समारोहों के सलाहकार के रूप में अपना नाम वापस ले लिया था, ने टाइम मैगजीन में ओलंपिक समारोहों में झांग के कामों का वर्णन करते हुए कहा, झांग के ओलंपिक समारोहों के केंद्र में यह विचार था कि मनुष्य का संघर्ष आंतरिक शांति की इच्छा को दर्शाता है। यह विषय वह है जिसे उन्होंने अपनी फिल्मों में खोजा और निखारा है, चाहे वे विनम्र किसानों के जीवन के बारे में हों या उच्च राजघरानों के बारे में। इस वर्ष उन्होंने सद्भाव और शांति के इस प्रचलित विषय को पकड़ा जो ओलंपिक खेलों की भावना है। दृश्य और भावनात्मक वैभव की एक शाम में उन्होंने हम सभी को शिक्षित, प्रबुद्ध और मनोरंजन किया। 59 शैली और व्यक्तित्व के संदर्भ में वह निर्देशक की संवेदना और अंतर्ज्ञान की सोच की ओर झुकते हैं। इस तरह के निर्देशक की सोच दृश्य धारणा पर केंद्रित होती है, रचना, रंग और प्रकाश व्यवस्था जैसे तत्वों पर जोर देती है और विषय की भावनाओं को प्रतिबिंबित या व्यक्त करने के लिए एक ज्वलंत और सहज दृश्य शैली का उपयोग करती है। 60 झांग यिमो सरल रंगों को समझने में माहिर है, स्पष्ट लेकिन तुच्छ या जटिल नहीं। दर्शकों को उनके व्यक्तिपरक विचारों में जो परम सौंदर्य देना चाहते हैं, उसे व्यक्त करने के लिए उचित रंग संयोजनों का उपयोग करना। 60 उदाहरण के तौर पर लाल रंग लेते हुए, रेड सोरघम में लाल रंग ताजा रक्त, जंगली पठार और प्रारंभिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। 61 झांग यिमो द्वारा बनाई गई फिल्में कलात्मक अभिव्यक्ति के संदर्भ में समय और सामाजिक विकास की जरूरतों को पूरा कर सकती है, जिसमें उनकी अपनी कुछ सोच और अन्वेषण को शामिल किया गया है, साथ ही मैक्रो सामाजिक विषयों और समकालीन सोच पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 62 झांग यिमो की फिल्मों का स्वागत मिश्रित रहा है। जबकि कुछ आलोचक उनके अद्भुत सौंदर्यशास्त्र और पश्चिमी कला बाजार में जगह बनाने की क्षमता की प्रशंसा करते हैं, वहीं कुछ चीनी आधारित आलोचकों ने झांग पर पश्चिमी दर्शकों को खुश करने और चीन को कमजोर, विदेशी और असुरक्षित के रूप में चित्रित करने का आरोप लगाया है। 63 व्यक्तिगत जीवन जियाओ हुआ झांग यिमो की पहली पत्नी जियाओ हुआ है। जियाओ का जन्म 1951 में शियान में एक बौद्धिक परिवार में हुआ था, जिसका पुश्तैनी घर बीजिंग में था। 4 साल की उम्र में जियाओ को उसकी दादी के पास बीजिंग भेज दिया गया, जहां वह बड़ी हुई। 1965 में वह मिडिल स्कूल में भाग लेने के लिए शियान लौट आई और झांग की सहपाठी बन गई। स्नातक होने के बाद झांग ने जियाओ को ग्रामीण शानक्सी में बसने के लिए डाउन टू द कंट्रीसाइड मूवमेंट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जियाओ सहमत हो गया और उन्हें 3 साल के लिए कियान काउंटी भेज दिया गया, जब उन्होंने एक रिश्ता शुरू किया। 1971 में झांग और जियाओ शियान लौट आए। झांग जियान्यांग में एक कपास मिल में श्रमिक बन गई, जबकि जियाओ को जिंगपिंग काउंटी के एक कारखाने में नियुक्त किया गया। झांग अपनी क्रांतिविरोधी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण कॉलेज शिक्षा के अवसर से वंचित था। उसने उसे यह कहते हुए कॉलेज जाने से हतोत्साहित किया, तुम अपने विश्वविद्यालय के सहपाठियों के करीब हो जाओगी, उनके साथ समान आधार पाओगी और अंततः मुझे नीची नज़र से देखोगी। परिणामस्वरूप जियाओ ने अवसर अस्वीकार कर दिया। 64-65 1978 में चीन में राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा बहाल कर दी गई और झांग ने बीजिंग फिल्म अकादमी में आवेदन किया। सिनेमेटोग्राफी विभाग के लिए आयु सीमा 22 वर्ष थी और 28 वर्षीय झांग को शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था। अंततः जियो के बहनोई के माध्यम से झांग अपने फोटोग्राफी पोर्टफोलियो को चीन के तत्कालीन संस्कृति मंत्री हुआंग जेन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। हुआंग ने झांग के काम की सराहना की और उनके प्रवेश को मंजूरी दी। अपनी पढ़ाई के लिए बीजिंग जाने से पहले उन्होंने और जियो ने एक मामूली शादी की थी। 1982 में स्नातक होने के बाद झांग को एक छायाकार के रूप में गुआंगशी फिल्म स्टूडियो में नियुक्त किया गया। वह शायद ही कभी घर लौटता था। 31 मार्च 1983 को उनकी बेटी झांग मो का जन्म हुआ। जब झांग गुआंगशी में
2008 की फिल्मांकन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी के साथ मेरा रिश्ता एक गलतफहमी थी जो हमारे ग्रामीण इलाकों में बिताए समय से पैदा हुई थी। 1988 में झांग और शियाओ का तलाक हो गया। 64-65 गोंगली झांग के अपने म्यूज गोंगली के साथ व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को बहुत प्रचारित किया गया है। उनका रिश्ता 1986 में रेड सोरघम के सेट पर शुरू हुआ जब झांग की शादी जियाओ से हुई थी, जबकि गोंगयांग के डग मिरो जन्म 20 जनवरी 1972 लॉस एंजल्स में स्थित एक अमेरिकी पटकथा लेखक है। मिरो ने यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में पटकथा लेखन का अध्ययन किया और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में डिग्री के साथ स्नातक किया। जीवन और कैरियर मिरो की पटकथाओं में प्रिंस ऑफ पर्शिया, द सैंड्स ऑफ टाइम 2 और द सॉर्सेरर्स अप्रेंटिस शामिल है, जो दोनों उनके लंबे समय के सहयोगी कार्लो बर्नार्ड के साथ लिखे गए थे। उनके क्रेडिट में ड्रीमवर्क्स और निर्माता वाल्टर पार्क्स और लॉरी मैकडोनाल्ड के लिए द अनइनवाइटेड 3 और मीरामैक्स के लिए द ग्रेट रेड 4 भी शामिल है। जबकि उनका इरादा नेशनल ट्रेजर 3 पर काम करने का था, 5 ऐसा नहीं हुआ। मिरो और बर्नार्ड ने पहली बार मोटर सिटी के साथ अपनी पहचान बनाई, जो एडसेल लोरेन एस्टलेमैन उपन्यास का एक रूपांतरण था, जो 1950 के दशक के डेट्रॉयट में सेट एक फिल्म नोयर थी। 6 टीम ने डीन किंग के स्केलेटन्स ऑफ द झरा ए ट्रू स्टोरी ऑफ सर्वाइवल को भी रूपांतरित किया। 7 जो कनेक्टिकट के एक व्यापारी जहाज के मलबे और 1815 में सहारा रेगिस्तान में चालक दल के बाद के कारनामों का वर्णन करता है। उनके अनुकूलन को पढ़ने के बाद स्टीवन स्पीलबर्ग और कैथलीन कैनेडी ने 2011 की टिंटिन फिल्म की पटकथा पर काम करने के लिए लेखन टीम को काम पर रखा। 8 मिरो नेटफ्लिक्स सीरीज नार्कोस और नार्कोस मैक्सिको के निर्माता और कार्यकारी निर्माता है। 9 मिरो नेटफ्लिक्स सीरीज ग्रिसेल्डा के सहनिर्माता और सहलेखक इंग्रिड एस्काजेरा के साथ है। 10 फिल्मोग्राफी 2005 द ग्रेट रेड, 2009 द अनइनवाइटेड, 2010 प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड्स ऑफ टाइम, 2010 द सॉर्सेरर्स अप्रेंटिस, 2015 से 2017 नार्कोस, 2016 महान दीवार, 2018 से 2021 नार्कोस मेक्सिको, 2024 ग्रिसेल्डा लघु श्रृंखला। एंथनी जोसेफ गिलरॉय जन्म 11 सितंबर 1956 एक अमेरिकी पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता है। उन्होंने मूल बॉर्न त्रयी 2002 से 2007 के लिए पटकथाएं लिखी और फ्रेंचाइज की चौथी फिल्म द बॉर्न लिगेसी 2012 लिखी और निर्देशित की। उन्होंने माइकल क्लेटन 2007 और डुप्लिसिटी 2009 भी लिखी और निर्देशित की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2016 में गिलरॉय को लुकासफिल्म द्वारा दुष्ट वन के लिए पुनर्लेखन और बिना श्रेय के रीशूट प्रदान करने के लिए काम पर रखा गया था। बाद में वह स्टार वार्स ब्रह्मांड में एंडर 2022 वर्तमान के शोरनर, मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में लौट आए, जो एक डिज्नी प्लस राजनीतिक जासूसी ड्रामा सीरीज है जो दुष्ट वन की घटनाओं से पहले 5 साल की अवधि में कैसियन एंडर के विकास को दर्शाती है। व्यक्तिगत जीवन गिलरॉय का जन्म न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में हुआ था। वे रूथ डोरोथी नी गेडोस के बेटे हैं, जो एक मूर्तिकार और लेखिका है, और फ्रैंक डी गिलरॉय एक पुरस्कार विजेता नाटककार, निर्देशक और फिल्म निर्माता है, जिन्हें 1965 में उनके नाटक द सब्जेक्ट वाज रोजेज के लिए सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए टोनी पुरस्कार और ड्रामा के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था। वे पटकथा लेखक डैन गिलरॉय और संपादक जॉन गिलरॉय के भाई हैं। 1-2 अपने पिता के माध्यम से वे इतालवी, आयरिश और जर्मन वंश के हैं। 3 उनके 2 बच्चे हैं, सैम और कैथरीन, और उनकी शादी सुसान गिलरॉय से हुई है। गिलरॉय का पालन पोषण वाशिंगटन विले,
न्यूयॉर्क में हुआ। 4. उन्होंने 1974 में वाशिंगटन विले हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5. 6. 16 साल की उम्र में। 7. और अपने संगीत कैरियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पढ़ाई छोड़ने से पहले 2 साल तक बोस्टन विश्वविद्यालय में भाग लिया। 4. 8. आजीविका गिलरॉय द्वारा मार्च 2009 में किया गया। लिखना गिलरॉय ने कई फिल्मों की पटकथाएं लिखी है, जिसकी शुरुआत 1992 में द कटिंग एज की पटकथा से हुई। इसके बाद 1995 में डोलोरेस क्लेबोर्न और 1997 में द डेविल्स एडवोकेट लिखी गईं। वे माइकल बे की आर्मगेडन के 5 श्रेय प्राप्त लेखकों में से एक थे, जो 1998 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। गिलरॉय की अगली पटकथा 2000 में प्रूफ ऑफ लाइफ थी। 2002, 2003 और 2007 में उन्होंने द बॉर्न आइडेंटिटी, द बॉर्न सुप्रीमेसी और द बॉर्न अल्टीमेटम की पटकथाएं लिखीं और बॉर्न श्रृंखला की अगली किस्त, द बॉर्न लिगेसी, 2012 लिखी और निर्देशित की। इसके अलावा 2007 में उन्होंने माइकल क्लेटन नामक फिल्म लिखी और निर्देशित की, जिसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर स्क्रीनप्ले के लिए एडगर पुरस्कार जीता। 9 और स्क्रीनप्ले सहित कई अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। 2009 में गिलरॉय ने रोमांटिक कॉमेडी जासूसी फिल्म डुप्लिसिटी लिखी और निर्देशित की, जिसमें क्लाइव ओवेन, जूलिया रॉबर्ट्स और टॉम विल्किंसन ने अभिनय किया। गिलरॉय द बॉर्न अल्टीमेटम के सहपटकथा लेखक स्कॉट जेड बर्न्स के साथ ईए मॉन्ट्रियल के वीडियो गेम पर आधारित आगामी फिल्म आर्मी ऑफ 2 की पटकथा लिखने के लिए तैयार थे। सितंबर 2013 में गिलरॉय ने बाफ्टा और बीएफआई स्क्रीनराइटर्स लेक्चर सीरीज के हिस्से के रूप में एक पटकथा लेखन व्याख्यान दिया। 10. 2018 में उन्हें ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल से प्रतिष्ठित पटकथा लेखक पुरस्कार मिला। 11. रास्ते पर लाने वाला गिलरॉय ने 2007 में निर्देशन की शुरुआत की, जब उन्होंने माइकल क्लेटन नामक फिल्म का निर्देशन किया, जिसे उनके भाई जॉन गिलरॉय ने संपादित किया। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 7 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। एडगर पुरस्कार के अलावा इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री टिल्डा स्विंटन के लिए एक ऑस्कर जीता। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने दुनिया भर में $92 मिलियन से अधिक की कमाई की। उन्होंने अपनी अगली फिल्म डुप्लिसिटी भी लिखी और निर्देशित की, जो 20 मार्च 2009 को रिलीज हुई और जिसमें क्लाइव ओवेन, जूलिया रॉबर्ट्स और टॉम विल्किंसन ने अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने बॉर्न सीरीज की अगली फिल्म के निर्देशक के रूप में काम किया और साथ ही सहलेखन भी किया। फिल्म द बॉर्न लिगेसी 10 अगस्त 2012 को रिलीज हुई, जिसमें जेरेमी रेनर, रेचल वीज, एडवर्ड नॉर्टन, जॉन एलन और अल्बर्ट फिनी ने अभिनय किया। स्टार वार्स 2016 में गिलरॉय ने गैरेट एडवर्ड्स द्वारा निर्देशित विज्ञानफाई युद्ध फिल्म दुष्ट वन की पटकथा लिखी। यह 1977 की क्लासिक स्टार वार्स का प्रीक्वल है। गिलरॉय ने साथ ही फिल्म निर्माता क्रिस वेज के साथ लेखन कर्तव्यों को साझा किया। अक्टूबर 2019 में गिलरॉय ने स्टार वार्स फ्रेंचाइजी में वापसी की और डिज्नी प्लस के राजनीतिक जासूसी ड्रामा एंडोर के शोरनर के रूप में काम किया और स्टीफन शिफ से पदभार संभाला। गिलरॉय ने सीरीज के पहले सीजन में 12 एपिसोड में से 5 लिखे और मूल रूप से कई एपिसोड निर्देशित करने के लिए भी तैयार थे। 12 हालांकि टोबी हेन्स ने कोविड-19 यात्रा प्रतिबंधों के कारण इन एपिसोड के निर्देशक के रूप में पदभार संभाला। 13 कई देरी के बाद 21 सितंबर 2022 को एंडोर का प्रीमियर हुआ और इसे व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इसे कुल 8 एमी नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए नामांकन और लेखन, निर्देशन, छायांकन और संगीत स्कोर के लिए नामांकन शामिल है। 14 गिलरॉय ने कैसियन एंडर के चरित्र के बारे में अपनी कहानी जोसेफ स्टालिन पर आधारित की। श्रृंखला के स्टार डिएगो लूना के बारे में गिलरॉय ने रोलिंग स्टोन से कहा, यदि आप यंग स्टालिन की तस्वीर देखते हैं तो क्या वह ग्लैमरस नहीं है? वह डिएगो जैसा दिखता है। मैक्सिमिलियन माइकल ब्रूक्स, जन्म 22 मई 1972,
एक अमेरिकी लेखक है। वे कॉमेडियन मेल ब्रूक्स और अभिनेत्री एनी बेनक्रॉफ्ट के बेटे हैं। ब्रूक्स का ज्यादातर लेखन जॉम्बी कहानियों पर केंद्रित है। वे वेस्ट पॉइंट, न्यूयॉर्क में मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो थे। 2. प्रारंभिक जीवन। ब्रूक्स का जन्म 22 मई 1972 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। वह अभिनेत्री एनी बेनक्रॉफ्ट और अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक मेल ब्रूक्स के बेटे हैं। 3. उनके पिता यहूदी है, जबकि उनकी मां एक इतालवी अमेरिकी कैथोलिक थीं। 4. 5. ब्रूक्स डिस्लेक्सिक है। 6. और उन्होंने याद किया कि जिस समय वह बड़े हो रहे थे, उस समय इसे विकलांगता भी नहीं कहा जाता था। यह बस आलस्य, बेकार काम करना। आप पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। आप यह कर सकते हैं, लेकिन आप इसे करना नहीं चाहते। यह मेरे शिक्षकों में से एक बड़ा शब्द था, और मेरी मां, जो अपने समय की सबसे महान, सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थीं, ने मुझे पालने, मेरी शिक्षा के लिए वकालत करने और खुद को डिस्लेक्सिया के बारे में सिखाने के लिए अपना करियर छोड़ दिया, अपना करियर ताक पर रख दिया। वह हर साल मेरी सभी स्कूली किताबें जो मुझे पढ़ने के लिए चाहिए थीं, उन्हें इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में ले जाती थीं और उन्हें ऑडियो कैसेट पर पढ़वाती थीं ताकि मैं अपनी पढ़ने की सूची सुन सकूं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता, तो मैं हाई स्कूल पास नहीं कर पाता। मैं सचमुच कह सकता हूं कि मेरी मां ने न केवल मुझे जीवन दिया, बल्कि उन्होंने मेरी जान बचाई। NPR फ्रेश एयर, 2017। 7. ब्रूक्स ने सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में क्रॉसरोड्स स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने कैलिफोर्निया के क्लेयरमोंट में पिक्चर कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने इतिहास में स्नातक की डिग्री हासिल की। उन्होंने ग्रेजुएट स्कूल में भी पढ़ाई की। वाशिंगटन, DC में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में फिल्म की पढ़ाई की। 6. आजीविका। लिखना। 2001 से 2003 तक ब्रूक्स सैटरडे नाइट लाइव में लेखन टीम के सदस्य थे। 8. 2003 में ब्रूक्स ने अपनी पहली किताब द ज़ॉम्बी सर्वाइवल गाइड लिखी, जो ज़ॉम्बी के बारे में एक काल्पनिक उत्तरजीविता मैनुअल है। 2006 में ब्रूक्स ने फॉलोअप वर्ल्ड वॉर जेड, एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द ज़ॉम्बी वॉर लिखा, जो उसी विषय पर एक उपन्यास है, जो ज़ॉम्बी सर्वनाश के बाद के 10 वर्षों में सेट है। पैरामाउंट पिक्चर्स ने एक फिल्म रूपांतरण के अधिकार हासिल किए और ब्रैड पिट की प्रोडक्शन कंपनी प्लान बी एंटरटेनमेंट ने फिल्म का निर्माण किया। फैंगोरिया के अक्टूबर 2006 के अंक में ब्रूक्स ने कहा कि वह मोशन पिक्चर के लिए पटकथा नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्हें लगा कि वह इसे सही तरीके से करने के लिए पर्याप्त कुशल पटकथा लेखक नहीं है। जे. माइकल स्ट्रेजिनस्की ने पटकथा का पहला संस्करण लिखा था। 9. ब्रूक्स ने 2007 में रिलीज हुई डायनामाइट एंटरटेनमेंट की ज़ॉम्बी मिनी सीरीज रेज द डेड के हार्डकवर संग्रहित संस्करण के लिए परिचय लिखा था। 10. 2010 में मैक्स ब्रूक्स अपने पिता मेल के साथ। 2010 में ब्रूक्स ने IDW कॉमिक बुक मिनी सीरीज G.I. जो हार्ट्स एंड माइंड्स लिखी। 11. 2012 में ब्रूक्स ने क्लोजर लिमिटेड एंड अदर ज़ॉम्बी टेल्स प्रकाशित की, जिसमें द न्यू डेड से उस नाम की कहानी के साथ साथ वर्ल्ड वॉर जेड ब्रह्मांड में स्थापित 3 अन्य लघु कथाएं शामिल थीं। 12. 2014 में ब्रॉडवे बुक्स ने द हार्लेम हेलफाइटर्स प्रकाशित किया, जो एक ग्राफिक उपन्यास है जो प्रथम विश्व युद्ध में अफ्रीकी अमेरिकी 369वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के अनुभवों का एक काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे ब्रूक्स ने लिखा है और केनान व्हाइट ने चित्रित किया है। 13. सोनी पिक्चर्स ने उपन्यास पर एक फिल्म बनाने के अधिकार खरीदे हैं, जिसमें ओवरब्रुक एंटरटेनमेंट की ओर से कैलेब पिंकेट और जेम्स लैसेटर इसका निर्माण कर रहे हैं। 14. उन्होंने 2016 की फिल्म द ग्रेट वॉल की कहानी लिखी, जिसमें मैट डेमन ने अभिनय किया था। 15. 2016 में ब्रूक्स को माइनकॉन में आमंत्रित किया गया और उन्होंने घोषणा की कि वह मिनक्राफ्ट पर आधारित एक नए उपन्यास पर काम कर रहे थे। 16. जिसका शीर्षक मिनक्राफ्ट द आइलैंड है, और 2021 में उन्होंने सीक्वल मिनक्राफ्ट
द माउंटेन प्रकाशित किया। 17 अगस्त 2019 में ब्रूक्स ने क्रिप्टिड बिगफुट के बारे में एक नई किताब की घोषणा की, जिसका शीर्षक था डिवोल्यूशन, ए फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द रेनियर सैस्कैच मैसेकर। 18 इसे 16 जून 2020 को रिलीज किया गया। 19 अभिनय और वॉयस ओवर कार्य। ब्रूक्स के पास कई अन्य रचनात्मक क्रेडिट है। एक अभिनेता के रूप में उन्हें रोजीन, टू बी और नॉट टू बी, पैसिफिक ब्लू और सातवें हेवन में देखा गया है। उनका एनिमेशन में आवाज देने का करियर भी है। उनकी आवाज एनिमेटेड शो बैटमैन बियॉन्ड, बज लाइटयर ऑफ स्टार कमांड, जस्टिस लीग और ऑल डॉग्स गो टू हेवन द सीरीज में दिखाई दी है। लॉस्ट टेप्स के तीसरे सीजन की शुरुआत के दौरान उन्हें जॉम्बी एपिसोड में खुद के रूप में कास्ट किया गया था, जहां उन्होंने दर्शकों को बताया कि जॉम्बी कैसे बनते हैं। वह स्पाइक टीवी सीरीज डेडलीस्ट वॉरियर में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने वैम्पायर्स वर्सेस जॉम्बीज एपिसोड में जॉम्बी रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक मैट मोगक के साथ जॉम्बी विशेषज्ञों में से एक के रूप में जॉम्बी टीम का प्रतिनिधित्व किया। 20 व्यक्तिगत जीवन। ब्रूक्स की शादी 2003 से नाटककार मिशेल खोलो से हुई है। उनका एक बेटा है और वे वेनिस, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 3 अक्टूबर 2020 में ब्रूक्स और उनके पिता जो बिडेन के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन करते हुए एक छोटे वीडियो में दिखाई दिए। एडवर्ड एम ज्विक, जन्म 8 अक्टूबर 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। उन्होंने मुख्य रूप से कॉमेडी ड्रामा और महाकाव्य ऐतिहासिक फिल्म शैलियों में काम किया है और उन्हें 2 अकादमी पुरस्कार और 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कॉमेडी अबाउट लास्ट नाइट 1986 से अपनी फिल्मी शुरुआत की, उसके बाद ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, करेज अंडर फायर 1996, द सीज 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफेंस 2008 में काम किया। उनकी बाद की फिल्मों में लव एंड अदर ड्रग्स 2010, पॉर्न सैक्रिफाइस 2014 और जैक रीचर, नेवर गो बैक 2016 शामिल है। उन्होंने निर्माता के तौर पर शेक्सपियर इन लव 1998 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अकादमी पुरस्कार जीता। वह 1987 से 1991 तक एबीसी पारिवारिक ड्रामा श्रृंखला 30 समथिंग और 1999 से 2002 तक वंस एंड अगेन के सहनिर्माता भी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज्विक का जन्म 8 अक्टूबर 1952 को शिकागो, इलिनोइस में एक यहूदी परिवार में रूथ एलेन, नी रीच और एलन ज्विक के बेटे के रूप में हुआ था। 1, 2, 3, 4 उन्होंने न्यू ट्रायर हाई स्कूल में पढ़ाई की, 1974 में हार्वर्ड से एबी प्राप्त किया और एएफआई कंजर्वेटरी में भाग लिया, 1975 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ स्नातक किया। एक ही उपनाम और पेशे को साझा करने के बावजूद एडवर्ड साथी निर्देशक जोएल ज्विक से संबंधित नहीं है। 1982 से उनकी शादी अभिनेत्री लिबर्टी गॉडशॉल से हुई है और उनके 2 बड़े बच्चे हैं। 4 आजीविका। उनकी फिल्मों में ग्लोरी 1989, लीजेंड्स ऑफ द फॉल 1994, द सीज 1998, द लास्ट समुराई 2003, ब्लड डायमंड 2006 और डिफेंस 2008 शामिल है। मार्शल हर्सकोविच के साथ ज्विक द बेडफोर्ड फॉल्स कंपनी नामक एक फिल्म निर्माण कंपनी चलाते हैं। फ्रैंक कैप्रा की इट्स ए वंडरफुल लाइफ में दिखाए गए शहर के नाम से प्रेरित इस कंपनी ने ट्रैफिक और शेक्सपियर इन लव जैसी उल्लेखनीय फिल्में और टीवी शो 30 समथिंग, रिलेटिविटी, वंस एंड अगेन और माई सो कॉल्ड लाइफ का निर्माण किया है। ज्विक के काम ने कई पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिसमें एक निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार और उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज, सीमित श्रृंखला में उत्कृष्ट लेखन और उत्कृष्ट नाटकीय विशेष के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल है। वह शेक्सपियर इन लव के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे। उन्हें ट्रैफिक के लिए
उसी श्रेणी में नामांकित भी किया गया था। उन्हें कई गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। 2024 में ज्विक ने अपना संस्मरण हिट्स, फ्लॉप्स एंड अदर इल्यूजन्स माई 40 समथिंग ईयर्स इन हॉलीवुड जारी किया। मार्शल श्रेबर हर्सकोविच, जन्म 23 फरवरी 1952, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता है और वर्तमान में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष एमेरिटस है। उनकी प्रस्तुतियों में ट्रैफिक, द लास्ट समुराई, ब्लड डायमंड और आई एम सैम शामिल है। हर्सकोविच ने 2 फीचर फिल्में जैक द बियर और डेंजरस ब्यूटी निर्देशित की है। हर्सकोविच टेलीविजन शो 30 समथिंग, माई सो कॉल्ड लाइफ और वंस एंड अगेन के निर्माता और कार्यकारी निर्माता थे और उन्होंने तीनों सीरीज के कई एपिसोड लिखे और निर्देशित भी किए। जीवन और कैरियर। हर्सकोविच का जन्म फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में फ्रीडा, नी श्रेइबर और अलेक्जेंडर हर्सकोविच के बेटे के रूप में हुआ था। 1. उनका परिवार यहूदी है। 2. उनका विवाह 1981 से 1993 तक पटकथा लेखिका सुजैन शिलिडे से हुआ। उनकी 2 बेटियां हैं। हर्सकोविच ने 2015 में लैंड्री मेजर से विवाह किया। हर्सकोविच लंबे समय से फिल्म उद्योग के सबसे सक्रिय और भावुक पर्यावरणविदों में से एक रहे हैं। 3. वह द क्लाइमेट मोबिलाइजेशन के सलाहकार बोर्ड में काम करते हैं, जो एक जमीनी स्तर का वकालत समूह है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घरेलू मोर्चे के पैमाने पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ राष्ट्रीय आर्थिक लामबंदी का आह्वान करता है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 100% स्वच्छ ऊर्जा और शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन है। 4. पुरस्कार। 30 समथिंग ने कई प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीते, जिसमें 1988 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज भी शामिल है। उस वर्ष इसने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लेखन का पुरस्कार भी जीता, जिसके एक एपिसोड को हर्सकोविच ने पॉल हैगिस के साथ मिलकर लिखा था। शो को उस वर्ष गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार भी मिला। हर्सकोविच को सीरीज में उनके काम के लिए राइटर्स गिल्ड और डायरेक्टर्स गिल्ड दोनों द्वारा सम्मानित किया गया था। ट्रैफिक को 2001 में 73वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। वंस एंड अगेन को 1999 के गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज के लिए नामांकित किया गया था। थॉमस जे. टुल, जन्म 9 जून 1970, एक अमेरिकी अरबती, 2 व्यवसायी, उद्यमी और फिल्म निर्माता है। वे लीजेंडरी एंटरटेनमेंट के पूर्व अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ है। 3. टुल टुल्को एलएलसी के संस्थापक है, जो एक निवेश होल्डिंग कंपनी है जो निवेश को निर्देशित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य तकनीकों का उपयोग करती है। 4. 5. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टुल न्यूयॉर्क के एंडवेल में एक डेंटल हाइजीनिस्ट सिंगल मदर के बेटे के रूप में बड़े हुए। 6. 7. 8. एक युवा के रूप में टुल एक एथलीट थे, बेसबॉल और फुटबॉल खेलते थे। 7. टुल ने 1992 में हैमिल्टन कॉलेज से स्नातक किया। आजीविका। कैरियर का आरंभ। कॉलेज के बाद टुल ने वकील बनने की योजना छोड़ दी और इसके बजाय व्यवसाय में चले गए और लॉन्ड्रोमेट की एक श्रृंखला शुरू की। उनके नवाचारों में दिन के अलग-अलग समय पर मांग के मुताबिक अलग-अलग कीमतें शामिल थीं। टुल ने अगले चरण में कई कर और लेखा कार्यालयों को खरीदने और बेचने के लिए वित्तपोषण के क्षेत्र में कदम रखा। 7. बाद में वे टैक्स सर्विसेज ऑफ अमेरिका के संचालन प्रमुख बने। 9. उनका व्यवसाय जैक्सन हेविट टैक्स सर्विसेज के फ्रेंचाइजी से इकाइयां खरीदना और संचालन को समेकित करना था। जिन लोगों ने फ्रेंचाइजी स्थान स्थापित किए थे, वे अक्सर वेतनभोगी प्रबंधक बनना पसंद करते थे। 2001 में टुल इंटरएक्टिव टेक्नोलॉजी फंड्स को छोड़कर अटलांटा स्थित निवेश समूह कॉन्वेक्स ग्रुप में शामिल हो गए। 10. 11. उनकी फर्म ने मनोरंजन में निवेश किया। लीजेंडरी एंटरटेनमेंट। टुल ने 2005 में लीजेंडरी एंटरटेनमेंट की स्थापना की और इसके सीईओ और अध्यक्ष बने। 12.
कंपनी ने उसी वर्ष वार्नर ब्रदर्स के साथ साझेदारी की ताकि दोनों मिलकर फिल्मों का वित्तपोषण और निर्माण कर सकें। 2009 में टुल मूल निवेशकों को खरीदकर लीजेंडरी के बहुसंख्यक शेयरधारक बन गए। वार्नर सौदे के बाद 2013 में यूनिवर्सल स्टूडियोज के साथ भी ऐसा ही सौदा हुआ। उन्होंने ब्लैक हैट फिल्म के निर्माण में भी मदद की। लीजेंडरी उन पहली फिल्म निर्माण कंपनियों में से एक थी जिसने फिल्मों के विपणन के तरीके को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया। लीजेंडरी शुरू करने के फौरन बाद टुल ने कंपनी के भीतर एक नया एनालिटिक्स डिवीजन बनाया जो अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों के अलावा विपणन निर्णयों को बेहतर बनाने के लिए डेटा का उपयोग करता है। 15 जनवरी 2016 में लीजेंडरी को वांडा कल्चरल इंडस्ट्री ग्रुप ने $3.5 बिलियन में खरीद लिया, जिसमें टुल के पास 20% हिस्सेदारी रही। एक साल बाद जनवरी 2017 में टुल ने कंपनी छोड़ दी। 17 टुल खुद को कॉमिक्स का फैनबॉय बताते हैं और लीजेंडरी द्वारा निर्मित कई फिल्में टुल की निजी पसंदीदा थीं, जिनमें वॉचमैन, 300 और डार्क नाइट शामिल है। 8 जब टुल ने अधिकार लेने का इंतजाम किया तब वॉचमैन सालों तक डेवलपमेंट हेल में रहा था। 300 को अन्य स्टूडियो ने ठुकरा दिया था। 7 टुल खुद को एक गेमर भी बताते हैं और फिल्म से वीडियो गेम रूपांतरणों पर काम करने के लिए उन्होंने अल्पकालिक ब्रैश एंटरटेनमेंट की सहस्थापना की। 18 अन्य प्रमुख फिल्मों में इंसेप्शन, द हैंगओवर और इसके सीक्वल मैन ऑफ स्टील और अन्य शामिल है। टुल को 2017 में टुल ने पिट्सबर्ग स्थित निजी तौर पर आयोजित होल्डिंग कंपनी टुलको एलएलसी की स्थापना की। 19 टुलको बड़े उद्योगों में कंपनियों में निवेश करती है और अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और भविष्य कहने वाला डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीक लागू करने में मदद करती है। 20 टुलको के निवेशों में हेल्थ केयर परिधान कंपनी फिग्स, 21 और एक बीमा दलाल एक्रिस्योर शामिल है, जिसने जुलाई 2020 में $400 मिलियन में टुलको के एआई बीमा व्यवसाय का अधिग्रहण किया था। 23 अन्य निवेश टुल ने कई अन्य एआई और डेटा विज्ञान संचालित कंपनियों में भी निवेश किया है, जिनमें लुवोस, 24 जेनीज, 25 ओकुलस, 26 और जूक्स शामिल है। 27 परोपकार और बोर्ड सदस्यता टुल ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का समर्थन करने वाले सुपर पीएसी प्रायोरिटीज यूएसए एक्शन को $1 मिलियन अमेरिकी का दान दिया है। 28 टुल ने सीनेट लीडरशिप फंड, सीनेट रिपब्लिकन के लिए एक सुपर पीएसी जैसे रिपब्लिकन कारणों का भी समर्थन किया है। 29 उन्होंने टुल फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की। 30 जिसने नेशनल लिटिल लीग सहित युवा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में कई कारणों का समर्थन किया है। 31 कोविड-19 महामारी के दौरान $4.2 मिलियन के व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण पीपीई का दान। 32 बाल चिकित्सा अनुसंधान और कला चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए पिट्सबर्ग फाउंडेशन के बच्चों के अस्पताल को दान। 33 और मस्तिष्क कैंसर अनुसंधान के लिए पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय को अनुदान। 34 वह एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डीन की सलाहकार परिषद। 35 कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड, येलोस्टोन फॉरएवर। 36 और बेसबॉल हॉल ऑफ फेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य है। टुल को 1 अप्रैल 2022 से एमआईटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में इनोवेशन का विजिटिंग स्कॉलर नियुक्त किया गया। दोस्तों, इसका जो फर्स्ट पार्ट बनाया गया था वो 150 मिलियन के बजट में बनाया गया था और 103 मिनट इसकी रनिंग लाइन थी। और तकरीबन मैं आपको बता दूं 6 दिसंबर 2016 को इसे बीजीएन में रिलीज़ किया गया था और 17 फरवरी 2017 को यूनाइटेड स्टेट में इसे लॉन्च किया गया था। बाकी ये एक तरह से 2017 तक फुल जगह रिलीज़ हो चुकी थी और अपकमिंग पार्ट है वो 2025 तक हमें देखने को मिलेगा। इसका टीज़र, ट्रेलर, पोस्टर अभी तक कुछ भी आउट नहीं किया गया है। जो अपडेट आई थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप और किसी मूवी के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।